आप लोग मेरा ये चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक चीज़ आप लोगों को बताने के लिए मैंने यहाँ बैठा तशरीफ़ लाया। भारत इंडिपेंडेंट हुआ अंग्रेज़ से 1947 में, 1947 में अलग हुआ, उसको इंडिपेंडेंट मिला 15 अगस्त। भारत का, हमको लग रहा भारत का इतिहास में अभी तक जितना प्रधानमंत्री आया, सबसे एक फालतू प्रधानमंत्री है अभी का जो प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी। इसको लेके बहुत कंट्रोवर्शियल चालू है, बहुत बातचीत चालू है। इसको डिग्री लेके भी आज तक इसको डिग्री वो खुद प्रकाश नहीं किया, खुलासा नहीं किया। और ये प्रधानमंत्री को बोल रहा अनपढ़ प्रधानमंत्री। ये जो केजरीवाल है, दिल्ली का मुख्यमंत्री था केजरीवाल बोला अभी भारत में ज़रूरत है एक पढ़ा लिखा वाला प्रधानमंत्री, एक शिक्षित प्रधानमंत्री। मोदी जैसा अनपढ़ एक प्रधानमंत्री की ज़रूरत नहीं है। पूरा भारत का उल्टा रास्ते पे चला रहा, भारत का पूरा ख़त्म कर दे रहा, भारत का हर इंस्टीट्यूट ख़त्म कर दिया। ये गोदी में ये मोदी का जो पार्टी है, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अभी मोदी को भारत का यंग जनरेशन, जेन जी और भारत का आदमी विश्वास नहीं करता। ये भी बोलता है, कोई आदमी बोलता, मोहित शर्मा बोल के एक आदमी है, वही बोलता अगर झूठा बोलने का नोबेल प्राइज़ किसी को मिलता तो वो मोदी को मिलेगा। ये बात बिल्कुल सही है। आप इसका जो गृह मंत्री है अमित शाह, ये एक फालतू आदमी है। ये बोलता है घुसपैठिया को उल्टा के लटका के मारेगा। एक मंत्री का भाषा ऐसे नहीं हो सकता। एक मंत्री का भाषा ऐसे नहीं हो सकता। तुम आज पावर में हो, बाद में 2 दिन बाद में तुम पावर में नहीं रहेगा, उस वक्त क्या करेगा, तुम्हारा हालत क्या होगा। और दूसरे एक मुख्यमंत्री है, चंडाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी का, उत्तर प्रदेश का। ये मोहित शर्मा प्रश्न उठाया, सवाल उठाया। मुसलमान लोग बोल रहा अभी गाय को राष्ट्रमाता करने के लिए, आप क्यों खामोश है। इसका सवाल पूछा मोहित शर्मा और सवाल का जवाब भी मोहित शर्मा दिया। उन्होंने बोला ये राष्ट्रमाता नहीं करेगा, इसीलिए नहीं करेगा, अगर राष्ट्रमाता करने से जो बीफ कंपनी वाला है ना, एक्सपोर्ट करता भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर। ये बीफ जो कंपनी है उससे बहुत बड़ा पैसा मिलता योगी आदित्यनाथ को, मोदी को, अमित शाह को। ये पैसा बंद हो जाएगा। इन लोगों का असली गाय को इन लोग बहुत भक्ति नहीं करता। इन लोग ये धंधा करता पावर में आने से। हिंदू मुसलमान में के बीच में नफरत फेंक के इन लोग बार बार प्राइम मिनिस्टर का कुर्सी पे आने चाहते हैं। इन लोगों का भारत के लिए इन लोगों का कोई सोचना नहीं, कोई नहीं समझता भारत के लिए। ये लोग समझते हैं इन लोगों को कुर्सी। तो मेरे ये वीडियो आप गौर से देखिए, गौर से देखिए, आपको पता लग जाएगा। हर जगह पे किसी को हम वीडियो यहाँ पे डाला, अटैच किया, आपको अच्छा लगेगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई।
आपस में इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ते रहिए। यही आपका काम है, सो कॉल्ड ट्रस्टेड टीआरपी लेने का, देश के लोगों को लड़ाने का। सही पकड़े हैं। शर्म आनी चाहिए देश के मुख्यमंत्री को, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। आज देश बर्बादी के रास्ते पर आ गया और देश को लड़ाने में, ये देश के लोगों को लड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अरे अगर आधे घंटे, एक घंटे अगर भारत का रहने वाला मुसलमान अगर भारत की सड़कों पर नमाज पढ़ लेगा तो कौन सी आफत आ जाएगी? गुड क्वेश्चन। जिस तरीके से नेता मंत्रियों की रैली में 2-2, 3-3 घंटे के लिए रोड बंद हो जाता है, प्रधानमंत्री का काफिला निकलता है तो रोड बंद हो जाता है, अगर मुस्लिम भाई थोड़ी देर के लिए रोड पर नमाज पढ़ लेंगे तो क्या आफत आ जाएगी? शाबाश बेटा। और वो भी सिर्फ उन जगहों पर पढ़ रहे हैं जहाँ पर मस्जिदों में स्पेस नहीं है। गाँवों के अंदर जहाँ बड़े बड़े ईदगाह बने हुए हैं वहाँ पर कोई नहीं पढ़ता। बात तो सही है। जहाँ पर ईदगाह नहीं है वहाँ के लोग पढ़ते हैं क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं होती है। जी, आपने मोदी जी की बात की। जी, मोदी जी का 56 इंच का सीना है, देशों में विदेशों में नाम हो रहा है, मुसलमानों का ऐसा है। मेरी बात, अरे मेरी बात सुन लीजिए। अभी मजा आएगा ना। देश को चलाने के लिए दिमाग चाहिए होता है। 56 इंची का तो एलईडी टीवी भी आता है, वो सिर्फ मनोरंजन के काम आता है। याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री आज मनोरंजन का विषय ही बन गए हैं। अगर मोदी जी विदेश यात्रा हो गई हो, मेलोडी की टॉफी पहुंच गई हो, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, और तमाम चीजें आपकी हो गई हो, तो थोड़ा सा ध्यान इस देश की ओर भी दे लीजिए। आपकी सरकार के राज में नीट का पेपर लीक हो रहा है, आपकी सरकार के राज में पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ये तो धोती खोल रहा है, दूध पर पैसे बढ़ रहे हैं, उस पर आप एक बार भी चर्चा नहीं कर रहे। मतलब आप चाहते हैं कि सड़कों पर कब्जा करवा दें मस्जिदों? भाई साहब, कौन सी सड़क पर कब्जा हो जाता है? कौन सी सड़क पर कब्जा हो रहा है ये तो मुझे आप बता दो। गुड क्वेश्चन। मतलब 30 मिनट 40 मिनट अगर नमाज पढ़ ली तो सड़क पर कब्जा हो गया। ऐसे तो प्रधानमंत्री का काफिला निकलता है, फिर तो रोड पर कब्जा हो जाता होगा। बताइए ना आप मुझे। अरे बड़े खतरनाक लोग। योगी आदित्यनाथ नमाज को लेकर तो बयान दे रहे हैं, लेकिन एक बार भी मुसलमानों की उस बात पर ध्यान नहीं दे रहे जिसमें मुसलमान ये कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। हुई ना बात। आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ मुसलमानों की बात नहीं सुन रहे? और वो तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात कर रहे हैं। बात तो सही है। गाय अगर राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाएगी और आप कह रहे हो कि हिंदुओं की सरकार है, तो आप क्यों नहीं कर रहे लागू? इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपको बीफ कंपनियों से चंदा आता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। एक योगी को क्या तकलीफ है जो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर रहा? बताइए आप मुझे। क्या तकलीफ हो सकती है? तकलीफ ये हो सकती है, ये पैसा कहाँ से आएगा? सही पकड़े हैं। यही तो पैसा है जिस पैसे के चलते योगी आदित्यनाथ यूसुफ भाई के लुलु मॉल का उद्घाटन करने के लिए जाते हैं और इतनी जल्दबाजी में जाते हैं कि भगवा गमछा भी डालना भूल जाते हैं। यही पैसा तो है जिसके चलते मोदी जी शेखों को गले लगा रहे हैं, उनकी पप्पियां ले रहे हैं। यही पैसा तो है जिसके चलते बड़े बड़े गोदी मीडिया के पत्रकार जामा मस्जिद पर इफ्तारी खाने के लिए जा रहे हैं। जब बेइज्जती है। यही पैसा तो है जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को दामाद बना रखा है। यही पैसे के चक्कर में ये जो आरएसएस के लोग हैं और ये जो भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त हैं, ये कभी भी आपको प्रदर्शन करते हुए नजर नहीं आएंगे इस बात के लिए कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। ये तो धोती खोल रहा है। मुसलमान भाई ये जानते हैं कि भाई गाय की वजह से आए दिन उनके साथ मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं होती हैं। सही पकड़े हैं। आपने देखा है कि कहीं पर भी मोर को मारा जा रहा हो? नहीं ना, क्योंकि मोर राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पक्षी को कोई छू भी नहीं सकता। बात तो सही है। अगर आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे तो गाय को भी कोई नहीं छुएगा। जिन ये इसलिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करते क्योंकि इनकी तो दाल रोटी बंद हो जाएगी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? देखा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जनता को सोचना है कि एक तरफ बीजेपी है जिसे जेंजी गाली लगती है, जो युवाओं के मुद्दों का चर्चा ही नहीं करना चाहती, और दूसरी तरफ विपक्ष है जो लगातार ये मुद्दे उठा रहा है, बार बार उठा रहा है। आपकी स्क्रीन पर ये हैं बीएल संतोष, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। आप जानते हैं इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि पंडित नेहरू ने सावरकर की मौत पर उन्हें श्रद्धांजलि नहीं देने दी। इस समझदार आदमी को यह नहीं पता कि पंडित नेहरू की मौत 1964 और सावरकर की मौत उससे 2 साल बाद 1966 में हुई थी। पंडित नेहरू जिंदा भी नहीं थे, तो वो कैसे सावरकर को श्रद्धांजलि देने से रोक सकते हैं? यह है इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी भाजपा के नेताओं की। इस तरह से झूठ के सहारे ये लोग आपको ब्रेन वॉश करते हैं, और यही वजह है कि इस मंच पर मैं उनकी आलोचना करता हूं। जब आप झूठ का सहारा लें, जब आप नफरत का सहारा लें, जब आप युवा को भ्रमित करें,
ये लोग इस बात को लेकर खुश हैं अगर आपके बच्चे मस्जिदों के सामने शोभा यात्रा के दौरान नाचते रहे, मगर अगर ये लोग पेपर लीक को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर, नौकरी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर सड़क पर उतरेंगे ना तो इन्हें प्रॉब्लम है। इसलिए मन की बात में प्रधानमंत्री नीट पेपर लीक की बात नहीं करते हैं, सीबीएसई धांधली की बात नहीं करते हैं, वो हॉबीज और आम की बात करते हैं। देखा इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? पेपर लीक हो रहा है उस पर कुछ मत कहो, सीबीएसई के री इवैल्यूएशन में धांधली है उस पर कुछ मत कहो, हॉबीज और आम की बात करो। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इस तरह से लड़कियों के बारे में कहते हैं, अगर लड़के पीछे हैं तो इसलिए क्योंकि झाड़ू पोछा लगा रहे हैं। मगर राहुल गांधी लगातार युवाओं से संवाद कर रहे हैं और जिस तरह से भाजपा उन्हें जॉर्ज सोरोस का एजेंट बताती है, देखिए किस तरह से अपनी बातचीत में उन्होंने उस पर तंज कसते हुए युवाओं से संवाद किया। उनके साथ वो तमाम युवा थे जिन्होंने सीबीएसई की पोल खोलकर रख दी, सार्थक सिद्धांत से लेकर वेदांत, सभी लोग वहां मौजूद थे, बात कर रहे थे राहुल गांधी से। सुनिए जॉर्ज सोरोस वाला तंज किस तरह से राहुल गांधी ने कसा। सोरोस आ गया इसमें बीच में, पाकिस्तान, सोरोस, एवरीबॉडी इज कम। They started calling us anti-national and Pakistani. 17 साल के डीप स्टेट एजेंट्स। भैया दिखाओ टेररिस्ट के चेहरे दिखाओ जरा। जब मैं शीट देखता हूँ फिजिक्स की, उसका मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया था, उसमें मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, तो उसके पास हमारे पास ऑप्शन था कि अगर आपको अपने नंबर कम आते हैं तो आप करते हैं बुलाए फोटो कॉपी के लिए। लेकिन उसका जब मैं खोलता हूँ मेरी फोटो कॉपी, यहाँ मेरी हैंड राइटिंग थी, लेकिन अब जैसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, मैं जाता हूँ नीचे एक बार, खोलता हूँ फोटो कॉपी अपनी, तो यहाँ से मेरी किसी और की हैंड राइटिंग होती है। तो इसके बाद मैंने देखा कि ये मेरी शीट नहीं है, तो अपना मैं इशू लेके आया एक्स पर, ओगो का सपोर्ट आया कि ये तो एकदम हटके केस हो रहा है। बट जब इस पे पब्लिक अप्रूव इतना बढ़ने लगा तो हमें शांत कराने के लिए, बिकॉज दे थॉट दैट वी आर सम डीप स्टेट एजेंट्स दैट आर ट्राइंग टू क्रिएट अनरेस्ट इन इंडिया। 17 साल के डीप स्टेट एजेंट्स। डीप स्टेट क्या होता है भाई? सोरोस आ गया इसमें बीच में, पाकिस्तान, सोरोस, एवरीबॉडी इज कम। They started calling us anti-national and Pakistani. Then after that, that's crazy. That is very crazy. You know, That is not right. and you're students. I mean, you've got nothing to do with anything. You're asking for your answer sheet. That's all. Now suddenly you become anti-nationals. You have to accept the problem if you want to solve the problem. Right. You're just refusing to accept that the problem, you're blaming the poor kids and saying, you know, you're deep state, you're spies or terrorists. That we are trying to create unrest in India. हाँ, Terrorists भी बोला। सब बोला। देखा इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं मैं आपको बताता हूं। कल उन्होंने 10वीं और 12वीं टॉपर्स को सम्मानित किया, जैसा कि आप दैनिक भास्कर की इस खबर में देख सकते हैं। आप जानते हैं यहां पर उन्होंने क्या कहा, क्योंकि एक बार फिर लड़कियों ने लड़कों को पिछाड़ दिया। और ये पहली बार नहीं हुआ दोस्तों, मैं खुद जब से मैं स्कूल में हूं, मैं लगातार देख रहा हूं कि 10वीं और 12वीं के नतीजों में लड़कियां अक्सर लड़कों को पीछे कर देती हैं। मगर ये राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप जानते हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने क्या कहा? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि क्या मां बाप लड़कों से झाड़ू पोंछा करवा रहे हैं, जिसकी वजह से लड़कियां जो हैं वो लड़कों को पीछे कर रही हैं। यानी कि अगर लड़के लड़कियों से पीछे हैं तो वो लड़कियों की मेहनत की वजह से नहीं, वो इसलिए कि मां बाप लड़कों से झाड़ू पोछा करवा रहे हैं। गौर फरमाइए उन्होंने क्या कहा। लोग मानते हैं कि बेटियां घर में मां का सहयोग करती हैं, लेकिन अब लग रहा है कि लड़के घर में झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, या फिर मां बाप उनसे सब्जी मंगवाने का ज्यादा काम कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ छात्र मोहल्ले में झाड़ू लगा रहे हों, इसलिए अब बेटियां मेरिट में ज्यादा आ रही हैं। ये हैं एक राज्य के मुख्यमंत्री और ये हैं उनका तेवर। देखा इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्लिप दिखाना चाहता हूं, भाजपा युवाओं और शिक्षा के बारे में कितनी गंभीर है। कल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह देखिए किस तरह से अंदर इंडोर एक बैठक करते हैं जहां पेपर लीक पर वो चर्चा कर रहे होते हैं। मगर जब वो चर्चा कर रहे होते हैं तो अचानक वहां के एडीएम पुलिस के साथ अंदर आ जाते हैं और वो कहते हैं आप ये चर्चा नहीं कर सकते। संजय सिंह पलटकर कहते हैं कि मैं पेपर लीक पर चर्चा क्यों ना करूं, यही पेपर देखकर आप एडीएम और आप पुलिस बने हैं और आप नहीं चाहते। मैं कहीं सार्वजनिक तौर पर यह चर्चा नहीं कर रहा हूं, आम आदमी पार्टी इसे सीधे तौर पर आपातकाल बता रही है
और ये अपने आप में बहुत मायने रखता है दोस्तों। आप ये चर्चा बाहर नहीं कर रहे हैं, सार्वजनिक तौर पर नहीं कर रहे हैं, आप एक दफ्तर के अंदर, चार दीवारी के अंदर ये चर्चा कर रहे थे, मगर देखिए किस तरह से उन्हें रोकने के लिए योगी सरकार की पुलिस और उनकी अधिकारी आ गए। सुना जाए। सभी छात्रावास में समर चार्ज ले रहे हैं इस समय। परमिशन पब्लिक प्लेस में होती है एटीएम साहब, नियम दिखाइए कहां पर ये आपके कॉन्फ्रेंस हॉल में बातचीत करने की परमिशन चाहिए? आप नियम कानून से बात करेंगे ना, कोई देश विरोधी बातचीत हो रही क्या यहाँ पे? परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, जिन परीक्षाओं को देके आप एडीएम हुए हैं, ये एसएसपी हुए हैं, कोई आईजी हुआ है, कोई डीजीपी हुआ है, उन्हीं परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं जिसमें आपके बच्चे भी पेपर लीक से प्रभावित है। उस पर चर्चा करना, बातचीत करना गुनाह है डेमोक्रेसी के अंदर, और वो भी बंद कमरे में। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं। यहां तो पता नहीं कितनी बार मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं, अपनी बात पहली बार मैं देख रहा हूं कि प्रशासन आके कह रहा साहब पेपर लीक पे ही बात मत कीजिए, लाखों छात्रों की जिंदगी बर्बाद हो जाए। नहीं, ये बुक है, कोई पब्लिक प्लेस पे हम कुछ कर रहे हो, कोई आपको लॉ एंड ऑर्डर वहां सिचुएशन दिखती हो, आप चलते और मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, अब मेरे कॉन्फ्रेंस हॉल है, कॉन्फ्रेंस हॉल में मैं कर सकता हूँ। ये आपकी निजी प्रॉपर्टी तो है नहीं, आपकी निजी प्रॉपर्टी है एडीएम साहब, ये आपकी निजी प्रॉपर्टी है क्या? नहीं, ये आपकी निजी प्रॉपर्टी है क्या? तब ये हमारे पैसे से बना हुआ है कॉन्फ्रेंस हॉल, जनता के पैसे से, इसमें आपका कोई अधिकार नहीं। आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर देखना, कोई पब्लिक प्लेस पे कोई कार्यक्रम हो रहा हो, कोई आपको डिस्टर्बेंस हो रहा हो, कोई रोड ब्लॉक हो रहा हो, वहां आप आ सकते हैं। यहां आप आ ही गलत गए, और मैं अपने प्रिविलेज कमेटी में शिकायत करूंगा आप लोगों की। ये ठीक बात नहीं है, एक सांसद के विशेषाधिकारों का हनन कर रहे हैं। आपको लगता है मुझे लेकर सब लोग बैठिए, सब लोग बैठिए। देखा इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इस बीच अरविंद केजरीवाल भी सामने आए। बकौल अरविंद केजरीवाल, हमें चाहिए एक ऐसा प्रधानमंत्री जो पढ़ा लिखा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर अब भी रहस्य बना हुआ है, वो रहस्य अब भी बना हुआ है और आम आदमी पार्टी उस पर लगातार प्रहार करती रही है। सुनिए क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने। पहले नीट, फिर सीबीएसई, फिर एसएससी, फिर यूपीएससी और अब सीयूईटी। इस देश के हर बच्चे को अब लगने लगा है कि ये सरकार एक भी पेपर ठीक से नहीं करा सकती। एक के बाद एक पेपर गड़बड़ हो रहे हैं और प्रधानमंत्री जी चुप हैं, उन्हें कोई चिंता ही नहीं है। एक्चुअली इस सरकार को शिक्षा के महत्व का पता ही नहीं है। डू यू ऑल्सो एग्री दैट नाउ द कंट्री डेस्परेटली नीड्स एन एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर? देखा इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अगर जहां तक देश की शिक्षा व्यवस्था का हाल है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कल की ये खबर है, दिल्ली के अंदर जो शिक्षा भवन है विकास मार्ग में, उसमें आग लग गई है। यह अपने आप में ढेरों सवाल खड़े कर रहा है दोस्तों। यहां पर क्या जलाया जा रहा है? क्या यह साजिश है? लगातार विपक्ष, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, इसे साजिश बता रहा है कि आखिर जलाया क्या जा रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, हमें इंतजार करना पड़ेगा 20 जून का, क्योंकि 20 जून को कैबिनेट एक्सपेंशन होना है, यानी मंत्रिमंडल का विस्तार। और मान के चलिए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की गर्दन पर तलवार लटकी हुई है। जो दबाव इस देश के युवा ने बनाया है, जो दबाव यूट्यूब एजुकेटर्स और राहुल गांधी बना रहे हैं, वो दबाव रंग ला रहा है। गौर फरमाए दोस्तों, राहुल गांधी का ताजा बयान। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं और उस मन की बात में वो शिक्षा से जुड़े किसी ज्वलंत मुद्दे को टच नहीं करते हैं। वो ना नीट पेपर के लीक होने पर बात करते हैं, ना सीबीएसई के री इवैल्यूएशन पर बात करते हैं। वो बात करते हैं कि आम खाने चाहिए, वो बात करते हैं कि आपको अपनी हॉबीज जो हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह से ध्यान भटका रहे हैं प्रधानमंत्री। मगर राहुल गांधी आपकी स्क्रीन पर
राहुल गांधी कहते हैं कि जेब कतरों से सावधान। आज वो सीबीएसई के अंदर बैठे हैं। सीबीएसई की गलती से नंबर गलत आए तो आपको क्या मिलता है? यहां पर बाकायदा राहुल गांधी पूरी फहरिस्त पेश कर रहे हैं। लूट की फहरिस्त सुना जाए। The entire process has become a business. हमारी जो आंसर शीट थी वो स्कैन कॉपी में किसी दूसरे बच्चे की भेज दी गई थी। अगर आपका रिजल्ट आया, आपने देखा कि आपके मार्क्स यहाँ पर बढ़ने चाहिए थे, यू कैन अप्लाई फॉर री इवैल्यूएशन। रीचेकिंग करने के लिए प्रोसेस क्या है कि पहले फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई फॉर द डिजिटल स्कैन्ड कॉपी ऑफ द आंसर शीट एंड उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है। यस, 100 रुपीज पर सब्जेक्ट। देन आफ्टर दैट जस्टिफाई करना पड़ेगा आपको कि आपके यहाँ पर मार्क्स बढ़ने चाहिए थे, बट सीबीएसई ने या फिर चेकर ने आपको उतने मार्क्स नहीं दे रखे। देन यू हैव टू अप्लाई फॉर टोटलिंग। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि अगर मुझे लगता है कि मेरी टोटलिंग में एरर ही नहीं है, बट वो मैंडेटरीली मुझे 100 रुपीज वापस देने पड़ेंगे टोटलिंग। देन आफ्टर दैट टोटलिंग आई हैव टू अप्लाई 25 रुपीज पर क्वेश्चन। एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस नॉर्मली विल समवन अप्लाई फॉर? आई गेस अभी जो प्रॉब्लम आ रही है, दे कैन अप्लाई फॉर ऑल द क्वेश्चंस। सो हाउ मेनी टोटल क्वेश्चंस? 35 अराउंड क्वेश्चंस होते हैं। सो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज इन्वॉल्वड। इफ इवैल्यूएशन इज नॉट हैपनिंग प्रॉपर्ली, व्हाई आई हैव टू गिव मनी for re-evaluation? How many people who applied for re-evaluation? 25% of students have applied for re-evaluation this year. This is the first. And how many of them have they said something was wrong? 2.5 लाख टोटल बच्चे फेल हुए हैं। तो जितने बच्चों ने री-इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करा है, बहुत लोगों को तो शीट्स मिल चुकी हैं। जो लोगों को शीट्स मिल चुकी हैं वो वेट कर रहे हैं कि अब वो री-इवैल्यूएशन का पोर्टल वापस से खुले, जो मेरे ख्याल से 1 जून को खुलेगा, तो वो बता पाएंगे कि उनकी कहाँ पे वो क्वेश्चंस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बहुत बच्चों को भी शीट्स मिली भी नहीं है। पॉइंट ये है कि शीट्स मिलने का टाइम खत्म हो चुका है। बैक आई है। उसके बाद फिर मैंने फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करा था, पर मैंने जितनी भी बार मैंने अप्लाई करा, मैंने अपना और मेरी फ्रेंड का अप्लाई करा था, उसका तो हो गया, पर मेरी पेमेंट का इशू आ रहा था बार बार। अभी तक नहीं हुआ? नहीं। This is what we are seeing, not just in NEET, in CBSE, everywhere, that you have financialized the education system. The second is over-centralization. So you've taken the whole system and you've centralized the whole system. So if there's a problem, it's a critical failure of the system. Whereas if you have a decentralized system, then one node fails, another node fails, you can still manage it. So there's a structural problem now in the Indian education system. और अब इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कि जेनजी इस देश के युवाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस कदर नर्वस है कि वो राहुल गांधी पर तो लगातार हमला कर रही है, अब गोदी मीडिया यूट्यूब एजुकेटर्स पर भी हमला कर रही है। और ये मत सोचिए कि आज तक की इस एंकर ने हमला किया, नहीं, इनके हमले के साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र अब यूट्यूब एजुकेटर्स पर हमला कर रहा है एक सोच के अंतर्गत। और वो सोच क्या है? वो सोच ये है कि जो भी लोग जेनजी और युवाओं का मुद्दा उठाएं, उनकी विश्वसनीयता को खत्म कर दो। आज की तारीख में आसान नहीं है राहुल गांधी होना, वो राहुल गांधी जो रोज युवाओं के मुद्दे को उठा रहे हैं, रोज युवाओं के साथ मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आपके भविष्य की जेब कतरा है। सही सुना आपने, जेब कतरा है। राहुल गांधी किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले खान सर सामने आए हैं, यूट्यूब एजुकेटर खान सर, और उन्होंने आज तक की उस एंकर पर, गोदी मीडिया पर प्रहार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि यूट्यूब एजुकेटर्स 2 कौड़ी के हैं या कौड़ी के भी नहीं हैं। इस तरह की बात कही थी। वो बयान जो था ना दोस्तों, वो अपवाद नहीं था, क्योंकि उस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कई नेता, उसके प्रचार तंत्र से जुड़े 2 रुपल्ली ट्रोल्स और कई सो कॉल्ड वकील, एक्सपर्ट्स, पत्रकार जो कि भाजपा की इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं, वो यूट्यूब एजुकेटर्स पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लगातार हमला करना शुरू कर देते हैं। ये इत्तेफाक नहीं है दोस्तों। और जैसे मैंने कहा, इसका मतलब साफ है, हर उस आवाज की विश्वसनीयता को खत्म की जाए जो सरकार की आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि गोदी मीडिया खुद सवाल सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की खामोशी पर नहीं करेगा। वो कभी खुद नहीं कहेगा कि शिक्षा मंत्री अगर अपने काम में पूरी तरह से फेल हो चुके हैं तो अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं देते। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि किस तरह से राहुल गांधी अपना मुद्दा उठा रहे हैं और क्यों अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए, पहले सुनते हैं कि खान सर ने किस तरह से गोदी मीडिया पर प्रहार किया है। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा, तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है, पढ़ाओ।
पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। और न सिर्फ खान सर, तमाम YouTube एजुकेटर्स सामने आए हैं, चाहे अभिनय मैथ्स हो, सुमन मैडम हो, सब के सब इसके खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि इसके पीछे की चाल क्या है। वो नहीं चाहते कि जो लोग पुरजोर तरीके से युवाओं का मुद्दा उठा रहे हैं उसे खत्म कर दिया जाए। मैंने इस मंच पर कहा था, ये तमाम जो YouTube एजुकेटर्स हैं, मैं इनकी सभी बातों से सहमत नहीं हूं। इनमें से यकीनन कुछ लोग हैं जो अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, मगर इसका मतलब यह नहीं कि आप एक लफ्ज में इन सबको गलत करार दे दें, आप एक पंक्ति में सबको गलत करार दे दें। और सबसे बड़ी बात, जिस महिला एंकर ने प्रहार किया है, आपको समझना पड़ेगा इनकी निजी खुंदस है इन YouTube एजुकेटर्स से। आपको याद है ना, खान सर ने उस महिला एंकर के बारे में क्या कहा था? अगर आप भूल गए हो तो फिर से सुनिए, खान सर ने आज तक की उस एंकर के बारे में कहा क्या था। पुतिन का इंटरव्यू लेने के लिए करा भेज दिया सब। अरे बाप हो बाप, पुतिन क्या सोचता होगा? अपने से सोच के देखो, क्या अंजना ओम कश्यप का ये लेवल है कि वो पुतिन से बात करें? हम तो कहते हैं कि यहाँ कोई पढ़ा हुआ अपने यहाँ से यूपीएससी या बीपीएससी का कैंडिडेट है, उसका वो इंटरव्यू ना ले सकते, इसका लेने बैठल है पुतिन। मतलब देश में अब ये दिन आ गया है कि पुतिन जैसा हम इतना बड़ा देश का राष्ट्रपति, उसका इंटरव्यू लेने के लिए अंजना बैठ गई थी। ये तो लड़वाने में एक्सपर्ट है ना। नमस्कार, अब आप कुछ बोलिए। हाँ बोलिए। यहाँ पर नहीं समझ आ गया? जैसे बात करने लगेगा कि एयरपोर्ट दे महंगाई, ये 1300 रुपया एयरपोर्ट पे दिया जा रहा है। हाँ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरे ये चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि अगला जो वीडियो आएगा आप तक पहुंचे।